एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिज़िक्स में स्केलर एंड वेक्टर टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। बट इस वीडियो में हम सबसे पहले स्केलर पढ़ेंगे कि स्केलर क्या होता है। लेट्स बिगिन। ओके, यहाँ पर जो स्केलर और वेक्टर होते हैं वो दोनों ही क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? दोनों फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात किसकी कर रही हूँ? स्केलर की। इस वीडियो में हम सिर्फ स्केलर पढ़ेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें वेक्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो स्केलर होता क्या है, सबसे पहले हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उस पर हमेशा हमें ना एक क्वेश्चन लगाना चाहिए। क्या? That is of what? What is scalar? Scalar is basically a quantity which requires magnitude for the compute description, and it has this. These are examples of scalar. Okay, so scalar, it is a quantity which only requires magnitude for compute description. So ये कैसी quantity है जिसे compute description के लिए magnitude की ज़रूरत पड़ती है। All right, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी भी है, स्पीड, डिस्टेंस, डेंसिटी, एंगल। ठीक है, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर लेना, फ्रीक्वेंसी। ओके, और अगर मैं बात करूँ और भी, ये मैंने अभी थोड़ा सा सेपरेट लिखा है, ये मैं दोबारा बताऊंगी जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ऐसे क्यों लिखा है मैंने इन अलग अलग, बट दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ स्केलर। दूसरे कौन से हैं? वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर। ठीक है, ये सारे यहाँ पर क्या हैं? एग्जाम्पल हैं स्केलर्स के। नाउ लेट्स बिगिन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर। Properties. The first property is a scalar may or may not have units and dimension. यानी स्केलर के पास डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं। अगर मैं बात करूँ स्पीड की, तो स्पीड की बात करूँगी तो स्पीड के पास तो अपनी यूनिट है, अपनी डायमेंशन है एक। लेकिन अगर मैं बात करूँगी नेट इंडेक्स की, ना ही उसके पास यूनिट है, ना ही उसके पास डायमेंशन है। स्पीड के पास तो उसकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस है ना खुद की। अब इसका क्या मतलब, क्या इसका मतलब समझेंगे लास्ट में। यहाँ पे देखो, अब जब मैं बात करती हूँ स्पीड की, अब जो स्पीड है, स्पीड का अपना क्या है? जैसे स्पीड को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ये उसकी एक एसआई यूनिट है। इसकी डायमेंशन क्या? डायमेंशन हम इसे ऐसे लिखेंगे L1 T-1 T-1। अब मैंने इसे ऐसे लिखा। अब पता है ना हमें इसका, हमने यूनिट्स और डायमेंशन चैप्टर में पढ़ा है कि हमें कैसे डायमेंशंस निकालने चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है, इसे हम इसकी यूनिट बोलेंगे, इसे हम इसकी क्या बोलेंगे? डायमेंशन। तो स्पीड की अपनी यूनिट और डायमेंशन है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी, मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं पेन दूसरा ले लेते हैं इसे। मैं बात करूँ नेट इंडेक्स की, किसकी बात करूँ? नेट इंडेक्स की। नेट इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम यू कैन टेक। वो आपका क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इधर देखो चिल्ड्रन, अब यहाँ पर क्या होता है? जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम के अंदर, वो भी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। और जो स्पीड ऑफ लाइट कोई भी मीडियम में होती है, वो भी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो यानी जब यूनिट्स आपस में इनकी कैंसिल आउट हो जाएगी तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया,
स्पीड की तो अपनी डायमेंशन यूनिट और डायमेंशन थी, जैसे इसकी मीटर पर सेकंड है। सपोज मैं यहाँ पे अभी बात ही किसकी कर रही हूँ, यूनिट की, तो यूनिट की बात कर रही हूँ। तो स्पीड की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर भी जो स्पीड की यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। बट नेट इंडेक्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, होएगी नहीं, कुछ होएगा नहीं, क्योंकि ये क्या होंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, यूनिट लेस हो गया। ऑल राइट, अब हम इसे आगे देखते हैं। अब इधर जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो क्या होगा, उसकी डायमेंशन। अब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ बात करूँगी अब किसकी, उसकी डायमेंशन की बात करूँगी। तो वो L1T-1 हो जाएगा, नीचे भी सेम यही L1T-1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस। क्या हो जाएगा, ये डायमेंशनलेस हो गया। तो ये बात समझ में आ गई, यानी स्पीड की अपनी यूनिट तो है, अपनी डायमेंशन भी है, बट नेट इंडेक्स की जब बात करूँ तो ना ही उसके पास यूनिट है और ना ही उसके पास डायमेंशन है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि स्केलर मे और मे नॉट हैव यूनिट्स एंड डायमेंशन, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। Let's move forward to the second property of scalar is that scalar have positive negative मतलब all types of value। अब मैंने यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया था, इधर देखो ये और ये अलग से, मास लेंथ टाइम स्पीड एरिया वॉल्यूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी एंगल, ये सब फ्रिक्वेंसी भी, ये सब क्या थी, ये सब हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देती हैं। कभी देखा है इनकी नेगेटिव आते हुए आंसर, कभी देखा है मास को हम -2 लिख रहे हो या कुछ भी किसी ऑब्जेक्ट का माइनस में आ रहा, नहीं, ये सब चीज़ें हमें क्या देती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रही हूँ इनकी वर्क, पावर, एनर्जी, चार्ज, करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, ये हमें कैसी वैल्यू देते हैं, ये हमें हमेशा नेगेटिव वैल्यू देते हैं। मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव में ये सब आ गया, नेगेटिव में ये सब आ गया। ठीक है, अब ये कैसे, ये हमें नेगेटिव वैल्यू ही क्यों देते हैं, इधर देखो। अब जो ये वैल्यू होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पर एक हमारा पर्सन है ए, यहाँ है हमारा पर्सन बी, यहाँ है पर्सन सी। अभी थोड़ी फिगर अजीब बनी है, बट कोई नहीं, अभी हमें पढ़ने से मतलब होना चाहिए। सो ये पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। यहाँ पर जो वो फोर्स लगाएगा इस बॉक्स पे, ये बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स पे जो फोर्स लगाएगा, अब वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ये वाला जो पर्सन है वो जब इस बॉक्स पे फोर्स लगाएगा तो उसका नेगेटिव फोर्स आएगा, और यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो कैसा होएगा, ज़ीरो, क्योंकि ये ऊपर बैठा हुआ है तो क्या ही फोर्स लगाएगा, तो फोर्स तो इसका ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इधर ऐसा क्यों हुआ, इधर जो इसका जो फोर्स था यानी जो इसका थीटा था वो ज़ीरो था, इधर थीटा 90 था क्योंकि परपेंडिकुलर बैठा हुआ है। इधर इसका थीटा कैसा था, इधर इसका थीटा 180 था क्योंकि पूरे उस पर लग रहे हैं। और जब हम इनका कॉस करके निकालेंगे तो कॉस थीटा जो ज़ीरो के इक्वल है, वो थीटा की वैल्यू कब आएगी, थीटा की वैल्यू कॉस थीटा जो होगा वो +1 होगा। इधर कॉस 90 कितना होगा, ज़ीरो होगा। इधर पे कॉस 180 कितना होगा, -1 होगा। तो यानी इसमें तो आपको सभी वैल्यू मिलेगी, वर्क हो, पावर हो, एनर्जी हो, चार्ज हो, पोटेंशियल हो। यहाँ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ज़ीरो भी है। ठीक है, और वैसे अगर मैं बात करूँ, कभी डिस्टेंस की बात कर दी, कभी मास की बात कर दी, तो उसमें क्या आएगा, पॉजिटिव ही, पॉजिटिव वैल्यूज़ वो हमें देंगे। ऑल राइट, so this was second property. Let's move to third one. थर्ड इज़ वेरी इजी, कुछ है ही नहीं उसमें। अब इधर देखो, टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर की बात करती हूँ तो टेम्परेचर हम किससे नापते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन। अब जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है उसके पास ऑल टाइप होती है, ऑल टाइप पे हमें फोकस करना है। ऑल टाइप मीन्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है,
ठीक है। और अगर मैंने कहा केल्विन, जो केल्विन होता है ना चिल्ड्रन, वो उसके पास सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। सी, temperature, it is a scalar which have all the types of values, and if we choose Celsius or Fahrenheit, but if we choose Kelvin scale, then the values will not only be non-negative. अगर हम केल्विन की बात करेंगे तो नॉन नेगेटिव, यानी केल्विन हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तो माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। फोर्थ में क्या है, अ स्केलर मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब उनकी खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, तो इसका क्या मतलब है, नहीं हमें समझ आया। हमें ये जब हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे तब हमें इसका मतलब अच्छे से समझ आएगा। क्या है, एक स्केलर है, वो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मतलब कह सकते हैं कि एक किसी के बिना नहीं हो सकती। लाइक सपोज इन 3 पॉइंट्स को आई विल डिफाइन यू एट द लास्ट। ओके, हाँ, पहला पॉइंट था मास में एग्जिस्ट विदाउट काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी विल नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। उस काइनेटिक एनर्जी के लिए ये जो m होता है इसका मतलब होता है मास। तो काइनेटिक एनर्जी तो बिना मास के कभी आ ही नहीं सकती। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड है, मास पे। लेकिन मान लो मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट का मास है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का मास है तो उसके पास एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी होगी, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट ऐसा ज़रूरी कौन से केस में है, इन द केस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, वी ऑलवेज वांट दिस मास होगा तो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होएगा तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि उसकी काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है, यही था फर्स्ट पॉइंट। देखिए इधर दोबारा जाते हैं ऊपर, ये रहे हम मास। ओके, थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये मी की जगह में है। मास में एग्जिस्ट विदाउट काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी विल नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। अब सेकंड क्या है, मास में एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज विल नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। सो व्हाट डज दिस मीन, मास में एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज विल नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास। ये भी इसी की तरह ही है कि मास तो बिना चार्ज के हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो तो भी चलेगा, चार्ज ना हो तो भी चलेगा। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करते हैं, अगर हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है E/m, तो उसके लिए तो हमें मास की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अब थर्ड देखो, a scalar may or may not be conserved in a process. A quantity is said to be conserved same before and after. हम कहते हैं किसी क्वांटिटी है, जैसे हम पहले कंजर्वेशन मास पढ़ते थे केमिस्ट्री में, तो उसके अंदर क्या होता था, पहले जितनी जो भी क्वांटिटी है, जो मास है, वो कंजर्व रहेगा। बट स्केलर में ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि वो कंजर्व रहे, वो पहले हो भी सकता है और शायद बाद में ना भी हो। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स। अब आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि जो स्केलर होता है वो क्या होता है, एक अब उसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब मास जो है वो अकेला रह सकते हैं, यार मैं काइनेटिक एनर्जी और चार्ज के बिना रह सकता हूँ, लेकिन काइनेटिक एनर्जी या चार्ज मास के बिना तो नहीं रह सकते ना। सो दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और दैट व्हाट दिस property tells you about. Okay, so let's move to fifth one. So the fifth is a scalar may or may not be a frame dependent. नहीं समझ आया कि क्या कह रहा है ये, स्केलर फ्रेम डिपेंडेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता। चलो एक बार इसका हम पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट, वेयर एज चार्जेस फ्रेम इंडिपेंडेंट। चलो इसे भी लास्ट में ही हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर एक पर्सन है, उसके बाद यहाँ पर एक हमारा क्या है, कोई भी ले लो, कोई भी व्हीकल ले लो, ये यहाँ पे भी एक और पर्सन खड़ा हुआ है, इसके पास क्या है, एक बॉक्स,
क्या है ये, बॉक्स है। अब लग रहा हो या नहीं, बट एज्यूम तो कर ही सकते हैं हम, बॉक्स। ठीक है, सो ये बॉक्स है। अब उसके बाद मैंने बात करा जो काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं यहाँ पे पहले नाम दे देती हूँ, ए, ये बी हो गया। ठीक है, अब ये किसी एक स्पीड से चल रहा है, लेट्स सी कोई एक वेलोसिटी है इनकी भी। अब इधर देख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉक्स एज सीन बाय ए। अब मैंने बात करी जो इस वाले बंदे ने इस बॉक्स की जो काइनेटिक एनर्जी देखी, वो उसे लगा कि ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी यानी उसको लगा ये हाफ एम वी स्क्वायर के, मतलब ये भी मूव, ये यहीं खड़ा हुआ है, ये रेस्ट पे है और ये चीज़ मूव कर रही है। ये चीज़ क्या कर रही है, ये चीज़ मूव कर रही है। तो जब इस पर्सन को लगा ये बॉक्स क्या कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, इसके लिए दोनों चीज़ मूव कर रही थी, ये भी मूव कर रही थी, ये भी मूव कर रही थी, विद हैविंग द काइनेटिक एनर्जी एज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, बट मैंने बात करा, अगर मैं इस बी पर्सन की बात करूँ, उसके हिसाब से इस बॉक्स की क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, ज़ीरो। यानी उसे क्या लगेगा, वो अपने अकॉर्डिंग सोचेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पे हूँ, भाई ये बॉक्स भी रेस्ट पे है, तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी कुछ हुई नहीं, तो ये तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये होता है अलग अलग पर्सपेक्टिव। ए ने सोचा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है, बट बी के अकॉर्डिंग दोनों ही चीज़ें, बी खुद और बॉक्स खुद, दोनों ही क्या हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो ज़ीरो है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो गया, फ्रेम डिपेंडेंट हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, फ्रेम डिपेंडेंट, यानी इसके अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो गया, ए और बी के अकॉर्डिंग, तो वो फ्रेम डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, कोई वो जैसे ये सोचता है कि ये क्या है, चल रहे हैं, ये सोचता है कि भाई नहीं हम तो नहीं चल रहे, हम तो रेस्ट पे हैं। ठीक है, और जो चार्ज है वो क्या होता है, फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज को किसी की ज़रूरत नहीं होती, अगर इसके ऊपर चार्ज है तो है। ठीक है, सो चार्ज इज अ फ्रेम इंडिपेंडेंट और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंडेंट होगी। चलो, नाउ लेट्स मूव टू अनदर। ओके, सो यही दो अभी बताए। अब आगे देखो, अ स्केलर मे और मे नॉट वेरी इन मैग्नीट्यूड। ये वेरी आ गया, इसे वेरी, VARY। A scalar may or may not vary in magnitude with motion by walking mass get decrease। अब यहाँ पे क्या हुआ था, आइंस्टाइन ने बोला कि अगर हम चलते हैं हमारा मास घटता है। ठीक है, सो अब हमने इसी चीज़ को देखा कि अगर एक चीज़ रेस्ट पे है, एक चीज़ मूव कर रही है, तो उसका क्या मास होगा। बेसिकली कुछ नहीं है, ये मास का फॉर्मूला है, m इज इक्वल्स एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बढ़ेगा, लेकिन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कम होएगा, और ये कम होगा तो ये चीज़ बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि v बढ़ेगा तो ये पूरा भी बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं बात करूं इस पूरे के 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की, ये क्या होगा, कम होएगा, लेकिन यहाँ पर मास क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मास ऑफ मोशन हमेशा मास ऑफ रेस्ट से बड़ा होता है, लेकिन जो चार्ज ऑन मोशन होता है वो क्या होता है, कोई भी चार्ज ऑफ किसी भी बॉडी का जो चार्ज है रेस्ट पे, वो दोनों बराबर होती हैं। Okay, so let's move further. This is the question. I have not mentioned it here, but this is question. So question क्या है, an electron is being accelerated from rest, यानी एक रेस्ट से उसे हमने एक्सेलरेट करवाया, so then its specific charge will decrease, यानी जो उसके ऊपर जो स्पेसिफिक चार्ज होगा डिक्रीज हो जाएगा। अगर E/m का जो स्पेसिफिक रेशियो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो मैं अभी थोड़े टाइम पहले भी बोल रही थी, यहाँ पर मास बढ़ रहा है तो E/m का जो रेशियो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। यानी जब मैंने एक्सेलरेट करवाया उसमें मास बढ़ा, लेकिन ई तो वही का चार्ज तो वही का वही रहेगा, लेकिन जो उस पर स्पेसिफिक चार्ज आ रहा है उसमें जो मास जो पूरा टोटल E/m है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है, चलो सेवेंथ पे आते हैं। सेवेंथ क्या है? अ स्केलर कैन बी एडेड डायरेक्टली, ओनली सिमिलर स्केलर कैन बी एडेड। मीन्स यहाँ पे मैंने कहा 5 kg 1 kg, तो टोटल आ गया 6 kg। अगर मैंने बात किया यहाँ पर 5 kg प्लस 1 मीटर, मैं इसे ऐसे तो नहीं लिख सकती 5 kgm, ये तो गलत हो जाएगा ना। सो मतलब हम सेम यूनिट्स के साथ किसी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ये नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट को भी ऐड कर दो, ऐसे नहीं चलता। लेट्स डिलीट दिस ऑल। पेयर प्रोडक्शन एंड एनिलेशन प्रोसेस। पेयर प्रोडक्शन में चिल्ड्रन क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम एनर्जी व्हेन पार्टिकल्स आर क्रिएटेड बाय हाई एनर्जी photons, it creates a particle and anti particle। अब ये बुकिश लैंग्वेज होगी, अब ये नहीं हमें इतनी समझ आती, बट बेसिकली क्या कहना चाहता है, जो पेयर प्रोडक्शन, जो हमारे पास पेयर प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन जो बनता है वो हमेशा एक एनर्जी से बनता है। एनर्जी से वो पार्टिकल या उसके एंटी पार्टिकल में बनता है। एंटी पार्टिकल अभी पढ़ेंगे आगे क्या होता है। तो एनर्जी से जब वो चीज़ पार्टिकल या एंटी पार्टिकल में बनती है वो पेयर प्रोडक्शन कहलाती है। और एनिलेशन प्रोसेस होता है जब वो पार्टिकल या एंटी पार्टिकल से एनर्जी पे कन्वर्ट होता है। तो ये उसकी दोनों क्या है? डेफिनेशन है, पढ़ लेना, पढ़ ही देती हूँ। पेयर प्रोडक्शन एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम एनर्जी व्हेन पार्टिकल्स आर क्रिएटेड बाय हाई एनर्जी फोटोन, इट क्रिएट्स अ पार्टिकल और पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, यानी एनर्जी से पार्टिकल या एंटी पार्टिकल बन रहा है। अब इसमें एनिमेशन आगे गलती से, इसे एनिलेशन कर लेना। व्हेन अ पार्टिकल मीट्स विद इट्स एंटी पार्टिकल एंड कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, यानी जब वो पार्टिकल क्या करता है, अपने एंटी पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है तो वो क्या कर देता है, एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली क्या कहना चाहता है ये? एंटी पार्टिकल की बात कर रही हूँ। पार्टिकल प्लस यहाँ एंटी लिख दूँ, समझ जाना, पार्टिकल और उसका एंटी पार्टिकल जब दोनों को ऐड किया, ये एरो, और यहाँ पे बन गई एनर्जी। तो ये समझ जाओ, ये पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल है, दोनों को ऐड किया, उसने क्या बना दिया? एनर्जी। और ये क्या है? एनिलेशन प्रोसेस। ठीक है, बेसिकली एनिलेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है। पेयर प्रोडक्शन क्या, यानी वो एनर्जी से बना पार्टिकल बनाए, ये पार्टिकल से एनर्जी बनाए। सो मतलब ये ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब एंटी पार्टिकल क्या होता है? जैसे मैंने पॉजिट्रॉन की बात करी, जो प्रोटॉन से बहुत लाइटर होता है और न्यूक्लियर प्रोसेस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, मास में तो प्रोटॉन की तरह सेम होता है, लेकिन चार्ज में वो किसकी तरह होता है? इज एन इलेक्ट्रॉन। इट इज़ इक्वल इन मास बट अपोजिट इन चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी मास में वो प्रोटॉन की तरह होता है। एंटी पार्टिकल जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन में क्या होता है? वो मास में इक्वल है, यानी वो प्रोटॉन की तरह है या प्रोटॉन से हल्का सा लाइटर है, लेकिन चार्ज में वो इलेक्ट्रॉन की तरह। सो अब यहाँ पे समझ नहीं आया, पॉजी का मतलब होता है पॉजिटिव, ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से आया। सो ये तभी बना है पॉजिट्रॉन। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव फॉर द, अभी यही टॉपिक चल रहा है। अब यहाँ पे क्या, मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक ई नेगेटिव चार्ज था इस पे और एक पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज था। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, यानी अब जब हम क्या करते हैं, जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स को एक मीट करवाते हैं, एक पॉजिट्रॉन बनता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मीट्स अ पॉजिट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन को ने एक पॉजिट्रॉन, अब पॉजिट्रॉन ये है, पॉजिट्रॉन ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी वो क्या है? ई है। चार्ज किसका है? चार्ज पॉजिटिव का है। ठीक है, और ये जो ई है ये इलेक्ट्रॉन का है। जब यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है। इन दोनों में युद्ध हुआ, इन दोनों में एक मतलब एकदम कैसे सकते हैं, दोनों ने कोलाइड किया, एकदम टकराए। तो क्या हुआ? दे एनहिलेट टू प्रोड्यूस द गामा रेज। अब क्या मतलब, ये इन्होंने क्या बनाया? गामा रेज इधर से और इधर से, यानी जब दो चीज़ें, अब ये दो चीज़ें आपस में कोलाइड की, इन्होंने गामा रेज बना दिए। ठीक है, अब इनका जो पहले मास था वो 2m था। ठीक है, अब उसके बाद इस पे m था, इस पे m था, इसलिए 2m हो गया। लेकिन जो गामा रेज होती है उसके पास ना कोई मास होता, ना कोई चार्ज होता। बेसिकली यही चीज़ पढ़नी थी, और ना ही जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है गामा रेज में। अब इधर देखो,
the lost mass also called mass defect and that gets converted to energy. जो हमारा lost mass है, अब जो इसके अंदर से जो मास चला गया, जो ये मासलेस होती है और चार्जलेस कहते हैं ना, तो जो इसमें अगर हम मास की बात करें, जो मास इसमें चला जाता है वो मास डिफेक्ट होता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो एनर्जी होती है वो क्या करती है, जैसे किसके इक्वल होती है? डेल्टा एम सी स्क्वायर, ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज तो कंजर्व्ड हो जाता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, जो मास जो एनर्जी होती है फिर वो कंजर्व नहीं हो पाती, मतलब वो क्या होता है, एज अ वो उड़ जाती है या वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो मूवमेंट के लिए यूज़ की जा, मतलब मूवमेंट होती है जिनके अंदर, सो वो होता है ये। ठीक है, अब आगे इस पे बेस क्वेश्चन है, फाइंड एनर्जी ऑफ गामा रेज फोटोन इन एनिलेशन प्रोसेस। अब मैंने पहले पढ़ा था यहाँ पे, अभी हमने ऊपर पढ़ा वो 2m के इक्वल होता है मास, हमने 2m ले लिया। अब वो ई इलेक्ट्रॉन था, देखो वो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, इसलिए हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया उसे। ठीक है, सो वो 2m हो गया, ये हो गया 2 इंटू इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, अब जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एम सी स्क्वायर के हिसाब से मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करी, यानी स्पीड ऑफ लाइट की, जो एम सी स्क्वायर में जो सी का स्क्वायर होता है वो ये है 3 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मैं एक फोटोन की बात करूँ, मैं अगर यहाँ पर एक फोटोन की बात करूँ तो वो E/2 हो जाएगा, यानी एक की बात करूँ यहाँ पर किसकी होगी, यहाँ तो 2 हो गए ना, बट एक की बात करो तो E/2 कर दो, और ये स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है, बस ये टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है बीच में, अदरवाइज़ तो इसका आंसर आ गया। निकाल लेना यहाँ से, जब हम इसको E/2 करेंगे, यानी ये वाला जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने 2 से डिवाइड करना है, दिस 2 विल बी कैंसिल विद द अबव 2 एंड यू विल गेट द आंसर एज 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्केलर टॉपिक। सो अभी हमने सारा स्केलर के बारे में पढ़ लिया है कि स्केलर में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस कर लिया है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो अब हम इसकी सेकेंड पार्ट पे मिलेंगे, द सेकेंड पार्ट विल बी वेक्टर, so we'll make the video of vector after this. So till then, take care.